तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊंगा। ये सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक से रिलेटेड है। एक ये ग्राफ को देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ में ज्यादातर मरीज आपके ये नीले वाले आने वाले हैं, माइल्ड केसेस। इनकी रिकवरी शानदार, इनको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके ऊपर वाला देखिए 14% सीवियर केसेस आएंगे। ये सीवियर केसेस आएंगे वो जिनका की रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा होगा, जिनका की PO2 बाई FiO2 का अगर रेशियो निकालें वो 300 के नीचे होगा, या ये वो होंगे जिनको ब्लड प्रेशर गिरने की टेंडेंसी होगी। ये 14% है। इसके ऊपर वाला जो पर्पल सेक्शन, जो आप जो टॉप मोस्ट पिरामिड को देखेंगे, उसमें क्रिटिकल केसेस हैं। 5% क्रिटिकल केसेस आएंगे विच विल इंक्लूड, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर में घुस जाएगा मरीज, बिल्कुल एकदम लगेगा अभी इंट्यूबेट करना है, तुरंत इंट्यूबेट करने की जरूरत है। सेप्टिक शॉक में होंगे, सिंगल या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के ग्रुप में आएंगे। और इन सब में जो देखा गया कि इसमें से केस फैटेलिटी जो ये है 2.3 से लेकर 3.4% के आसपास जाएगी। तो सबसे ज्यादा अच्छी बात अगर मैं इस ग्राफ से देखूं तो 81% केसेस माइल्ड आने वाले हैं आपके पास में, 81% केसेस, ठीक है। जो सबसे गंभीर पोर्शन है वो इंटेंसिव केयर वाला सेगमेंट है। इसलिए जब आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है शासन के द्वारा कि आप अस्पताल बनाएं जिसमें आइसोलेशन वार्ड बनाएं, क्वारंटाइन बनाएं, आईसीयूज बनाएं, आईसीयूज अपनी सहूलियत और अपने लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बनाएं। लेकिन ज्यादातर मरीज, जैसा कि मैंने बताया, 81% आपके आइसोलेशन वार्ड में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो घबराएं नहीं, ज्यादातर ये मरीज आएंगे आपके पास। कॉमन सिम्टम्स अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर जो कॉलम है उसमें फीवर 88% आता है, ड्राई कफ आता है और फटीग आने वाला है 3% पे। सबसे ज्यादा यही प्रेजेंटेशन आएगा। और एक्सट्रीम राइट में अगर आप देखेंगे जो सीवियर डिजीज में क्या आएगा, तो पहचाने सबसे गंभीर मरीज आपको देखने पे भी पता लग जाएंगे। वो होंगे जो कि अपने आप चल नहीं पा रहे, थके हुए हैं, सांस, उनका हार्ट और उनका लंग उनकी कैपेसिटी यानी फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार नहीं काम कर पा रहा है। कंफ्यूज होंगे, मेंटली कंफ्यूज दिखेंगे, ब्लूइश हो जाएंगे, साइनोज दिखेंगे, कफ कर रहे होंगे, खून की उल्टियां कर रहे होंगे, पर्सिस्टेंट चेस्ट में पेन हो रहा होगा, कार्डियक पेन हो रहा होगा उनको, और उनको ब्लड सेल काउंट उनके गिर रहे होंगे, यानी लिम्फोपीनिया या ल्यूकोपीनिया हो रहा होगा, या फिर किडनी फेलियर होगा, या बहुत अत्यधिक फीवर की स्टेट्स बन रहे होंगे। तो आपको पहचानना कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं मेरे पेशेंट के? फीवर, सब में फीवर दिख रहा है, 88% में फीवर, यानी कि 12% ऐसे हैं, ध्यान जो रखने वाला, 12% ऐसे भी होंगे जिसमें फीवर नहीं दिखेगा लेकिन वो इसके मरीज हो सकते हैं। ड्राई कफ 68%, लगभग 70% में आप देखेंगे ड्राई कफ, सूखी खांसी आ रही है। बलगम वाली खांसी आ रही है तो आप समझिए कि ज्यादातर हो सकता है ये सेकेंडरी बैक्टीरियली इन्फेक्टेड पेशेंट हो सकते हैं। उसमें सिंपल एंटीबायोटिक्स आपके काम कर सकते हैं, मैक्रोलाइड काम कर सकता है इन पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और थकान बहुत महसूस होती है इन लोगों को, लगभग 40% में देखेंगे कंप्लेन करेंगे, बहुत एकदम जान नहीं है शरीर में, ऐसा लग रहा है गिर जा रहा हूँ, बेहोश हो जाऊंगा, या मैं कुछ भी काम जो पहले जैसी तीव्र करता था अब नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी सब अनकॉमन सिम्टम्स हैं, वो याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मेरे लिए सबसे ऊपर है। क्लिनिकल कोर्स ये वुहान से आया कि कैसे पता लगाएं कि कौन मरीज के मरने की प्रवृत्ति है, किस मरीज के जिंदा रहने की प्रवृत्ति है। तो इसमें अगर हम सिम्टम्स को देखें, ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। एक है क्लिनिकल कोर्स, ये सर्वाइवर्स का है, ये वुहान से है, लगभग 191 हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स विद नोन आउटकम, जिसमें से 137 सर्वाइव किए, 54 नॉन सर्वाइवर्स हैं। तो इस डाटा में अगर आप नीचे का पोर्शन देखिएगा तो 9वें 10वें दिन जाके देखिए, दोनों दिन ऊपर सर्वाइवर है, नीचे नॉन सर्वाइवर है। 9वें दिन जाके ये सेप्सिस में जा रहे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा दिन, अब देखिए खाली सिस्टम जा रहा है। देखिए सबको केवल फीवर है, देखिए ऊपर वाले में दोनों में फीवर है, दोनों में कफ है, देखिए लगातार कफ चल रहा है, लगातार कफ चल रहा है। तीसरे में देखिए सांस फूलने की प्रवृत्ति, अगर डिस्निया देखेंगे तो तीनों में आ रहा है। लेकिन देखिए एक्चुअली 10वें दिन, 9वें 10वें दिन जाके इन पेशेंट्स की हालत खराब हो रही है। तो आपने पेशेंट को देखा पहले दिन, पहले दिन में आप अपना ओपिनियन मत बनाइए कि ये 8वें 9वें दिन कैसा होने वाला है मरीज। आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन है, पहले दिन बैठ के इस पेशेंट का प्रेडिक्शन मत करिए कि ये 10वें दिन पे कैसा बिहेव करिएगा। देखिए ये डाटा बताता है कि चाहे सर्वाइवर हो चाहे नॉन सर्वाइवर हो, सेप्सिस में 9वें 10वें दिन में जा रहा है ये मरीज। उसके आगे चलते हैं,
उसके आगे चलते हैं तो देखें आईसीयू एडमिशन कौन से दिन हो रहा है, 12वें दिन जाके इस पेशेंट का आईसीयू में एडमिशन हो रहा है। अभी आप शायद न्यूज सुन रहे होंगे, बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने 6, 7, 8, 9 दिन घर में ही बिताए क्वारंटाइन में। उसके बाद में 9वें 10वें दिन जाके उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिससे कि वो अब आईसीयू में जा रहे हैं। इसका भी डाटा देखिए, ये लगभग 12 दिन पे, लगभग 12वें दिन पे देखिए ये आईसीयू में जा रहे हैं। जो मरीज सरवाइव कर रहे थे वो भी जा रहे हैं उसमें, जो मरीज सरवाइव नहीं कर रहे वो भी लगभग जा रहे हैं। लेकिन एआरडीएस का कंपोनेंट अगर आप देखें तो 10वां 12 दिन, तो सेप्सिस और एआरडीएस 10वें से 12वें दिन में इन मरीजों में आ रही है। इसलिए पहले दिन को देख के अपना ओपिनियन ना बनाएं इन पेशेंट्स का कि ये सर्वाइवर में जाएगा कि नॉन सर्वाइवर। 10 दिन वेट करें, अपना ओपिनियन बनाने के लिए 10 दिन वेट करें मरीज का। इसलिए अगर आप इस पेशेंट को भर्ती करते हैं तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन का पीरियड बताया गया है। आइसोलेशन वार्ड 14 दिन इसलिए बताया गया है कि इन पेशेंट्स के गिरने की प्रवृत्ति देखिए 10वें 11वें दिन हो रही है, इसलिए मॉनिटरिंग जरूरी है। पहले दिन पे ओपिनियन ना बनाएं इन पेशेंट्स के बारे में। मैं अब मैनेजमेंट क्रिटिकली इल पेशेंट्स के बारे में करूंगा। ये सारा डाटा जो आया है 34 एक्सपर्ट ने 20 मार्च को सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन के द्वारा, ये 14 कंट्रीज और लगभग 34 इंटरनेशनल एक्सपर्ट से थे। ये डाटा कहाँ से लिया इन्होंने? ये डाटा इन्होंने सारा वुहान से लिया, इटली से लिया, और वहां से लेके डाटा को एक्स्ट्रापोलेट किया, क्योंकि अभी डाटा पूरी तरह से क्रिस्प तरीके से स्टैटिस्टिकली एनालाइज नहीं है। तो हमने क्या किया, इन एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि जो भी क्रिटिकल केयर सेगमेंट्स में मरीज आ रहे हैं उनके डाटा को एक्स्ट्रापोलेट किया कि अब ये मरीज आएंगे तो हम इनको इस तरीके से मैनेज करेंगे। तो कुछ दिशा निर्देश आए हैं कि क्रिटिकली इल पेशेंट अगर आएगा तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इश्यूज हैं जो कि आपको अपने में बांधना है कि हमको इन मरीजों को कैसे मैनेज करना पड़ेगा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो दो मैं दिखाऊंगा ग्राफ। एक है शॉक वाले मरीजों का परसेंटेज, देखिए शॉक, जो रेड लाइन आप देख रहे हैं शॉक, और ये पांचवा 1 2 3 4 5वां वाला लैंसेट का पब्लिकेशन देखिए रेस्पिरेटरी। ये देखिए सारे चाइनीज लोग हैं, हुआंग, चेन, वैंग, गुआन, यांग, जाओ, ये सारे के सारे चाइनीज हैं। ये सब वुहान से डाटा निकला है। और ये लैंसेट वाला जो 5वां नंबर है इस पे देखिए 100% आईसीयू का एडमिशन है। इतने पेशेंट्स में 100% आईसीयू का एडमिशन है और इनके मरने की प्रवृत्ति देखिए 62%। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है उनके मरने की प्रवृत्ति हर दूसरे मरीज के डेथ होने की प्रवृत्ति है। अगर वो मरीज आईसीयू में नहीं जा रहा है उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो बिना आईसीयू के ही निकल जाए। लेकिन आपको मैनेज इनको 10-12 दिन मिनिमम करना ही पड़ेगा, ये भी जानने के लिए कि कौन आईसीयू में जाने वाला है। ठीक है, तो जल्दी में ना रहे इनको मरीजों को भेजने के लिए। इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे 1099 पेशेंट्स का, इसमें आईसीयू का कोई भी एडमिशन नहीं है, देखिए नो एडमिशन, और इनके मरने की प्रवृत्ति केवल 1%। ठीक है, तो आइसोलेशन वार्ड वाले पेशेंट्स का मॉनिटरिंग करें, मिनिमम 10 से 12 दिन या 14 दिन जरूर उनको रखें अपने इलाके में, देखने के लिए कि इनमें से सिक तो नहीं हो रहा है कोई, इसको किसी को आईसीयू तो नहीं भेजना है। तो ये स्लाइड से ये पता लगता है। कैसे सपोर्ट करें, 3 ही चीज मॉनिटर करने के लिए रिकमेंडेशंस आई हैं। उसमें स्किन टेम्परेचर है, कैपिलरी रिफिल टाइम है, सीरम लैक्टेट है, ब्लड प्रेशर तो आप नापते ही हैं। सेप्टिक शॉक हम बोलते हैं तब जब मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 65 mmHg रहता है, तो उसको सेप्टिक शॉक की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। हीमोडायनेमिक फेलियर होता है इन पेशेंट्स में। ठीक है, सेप्टिक शॉक या जो फेलियर है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसमें 3 कंपोनेंट है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा प्लीज। 3 ही चीज तो होंगी, या तो वॉल्यूम कम होगा, या टोन है, वेसल्स की ब्लड टोन है, ब्लड वेसल्स की टोन होती है, या तो वो ढीली हो जाती है सेप्टिक शॉक में तो वैस्कुलर टोन कम होगी। तीसरा कंपोनेंट है हार्ट की क्षमता ही नहीं है इतना कि ये ब्लड को पंप कर सके। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इन मरीजों में। हो सकता है आप बहुत गंभीर हो तो तीनों ही चीजें मिल जाएं, हो सकता है बहुत गंभीर ना हो तो केवल पहला वाला कंपोनेंट मिले, दूसरा वाला शायद अभी ना शुरू हुआ हो। तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी मरीज की, ये तीनों ही कंपोनेंट आने की चांसेस बढ़ते हैं, इसीलिए डिफाइन इसकी सिवियरिटी बढ़ेगी मरीज की। आपको किसी भी टाइम पे इन तीनों ही सेगमेंट को असेस करने की जरूरत है। ठीक है,
तीनों ही कंपोनेंट्स को असेस करना है। ट्रीटमेंट अगर आपका हाइपोवोलेमिया है तो फ्लूइड्स आता है, हमेशा फ्लूइड्स आते हैं सबसे पहले देने के लिए। अगर टोन कम होती है तो वैसोप्रेसर आते हैं, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इन मरीजों के लिए। अगर मायोकार्डियल डिप्रेशन है तो आइनोट्रोप जैसे डोबिटुमिन की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। लेकिन दिक्कत हमारी कहाँ क्यों बढ़ रही है इन मरीजों में? ये तो बड़ा आसान है सर, हम किसी को फ्लूइड दे देंगे, किसी को वैसोप्रेसर दे देंगे, किसी को आइनोट्रोप दे देंगे। अब इसमें दिक्कत आएगी सबसे नीचे वाली लाइन अगर आप देखेंगे, एसोसिएटेड लंग इंजरी में सारी कहानी आपकी यहां फंसने वाली है। क्यों फंसने वाली है? कि अब फ्लूइड देना है, फ्लूइड कितना देना है, कितनी जल्दी देना है, क्या देखना है फ्लूइड देने पे। अगर उसके साथ लंग इंजरी है तो फ्लूइड भी आपको बहुत कम देना है शॉक के साथ में। वैसोप्रेसर हो सकता है जल्दी लाना है, फ्लूइड नहीं दे सकते तो वैसोप्रेसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। डोबिटुमिन वगैरह ले तब पाएंगे जब एक्चुअली ब्लड प्रेशर इतना होगा कि उसको डोबिटुमिन के साथ बीपी और ना गिरता हो मरीज का। तो अब देखिए कैसे ये कॉम्प्लिकेट होता है सिचुएशन। फ्लूइड देना है, जी हाँ शॉक है, लेकिन शॉक के साथ अगर लंग फेलियर भी है तो उसको फ्लूइड देने में लंग में सीधा पानी जाएगा और उसका ऑक्सीजनेशन और खराब होगी। जो इंटुबेट नहीं होने वाला मरीज था, आपको तुरंत फ्लूइड देने के बाद इंटुबेट करना पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये तीनों चीजें एक साथ हो सकती हैं आपके मरीज में। फ्लूइड्स देना है, कंजर्वेटिव फ्लूइड्स देना है, स्लो फ्लूइड देना है, बोलस डोज देना है। अगर शॉक है तो 10 ml पर केजी देना है, 20 ml पर केजी नहीं देना है। 5 मिनट में नहीं देना है अगर लंग से रिलेटेड इश्यू है, 30 मिनट में देना है। स्लो देना है अगर कार्डियक रिलेटेड इश्यू है या लंग फेलियर या पल्मोनरी एडिमा रिलेटेड इश्यू है या ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन है तो फ्लूइड देना है, हाँ, लेकिन स्लो देना है। 5 मिनट की जगह हो सकता है मुझे आधे घंटे में देना है, स्लो देना है, और स्लो करने की जरूरत है तो वो आपको डिसाइड करना है क्लिनिकली। क्रिस्टलॉइड देना है, कोलॉइड नहीं देना है, क्रिस्टलॉइड देना है। क्रिस्टलॉइड में नॉर्मल सलाइन या रिंगल एक्टिविटी आते हैं, और उनमें भी अगर आपको प्रेफर्ड चॉइस आपको मिल जाती है तो बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन देने हैं, बैलेंस या बफर्ड सॉल्ट सॉल्यूशंस देने हैं। और नीचे का जो क्रॉस मैंने दिया हुआ है उसमें डू नॉट यूज सिंथेटिक कोलॉइड, हेस, जेलेटिन, स्टार्चेस, ये सब नहीं देना प्लीज अपने मरीजों को, बिल्कुल नहीं देना। और एल्ब्यूमिन कॉस्टली है, नहीं देना, ठीक है। और फ्लूइड जब भी देना, ये 4 पैमाने को डॉक्यूमेंट जरूर करना चाहिए। अगर आप फ्लूइड दे रहे हैं तो डेली फ्लूइड बैलेंस करें, नहीं तो आप अपने पेशेंट को शाम तक पॉजिटिव कर देंगे काफी। और अगर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं था तो शाम तक आपके फ्लूइड ऑर्डर्स की वजह से वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इंट्यूबेशन पे चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्यूमुलेटिव फ्लूइड बैलेंस, ये भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं फ्लूइड को स्टडी करना। तो अपने जो भी ट्रीटमेंट चार्ट्स हैं उनमें इन 5 पैमानों का डाटा जरूर मेंशन करें डेली शीट्स के अंदर, कि मेरे पेशेंट का 24 घंटे में कितना फ्लूइड हुआ, कितना यूरिन आउटपुट आया, बैलेंस कितना आया, मैंने कितना क्रिस्टलॉइड दिया था, कितना यूरिन आउटपुट आया, क्या पेशेंट को एडिमा के फीचर्स दिख रहे हैं। एडिमा कहाँ आएगा? 3 ही जगह तो फ्लूइड जाएगा। अगर आपने ज्यादा दे दिया, या तो लंग में जाएगा, या पैरों या पेडियल एडिमा पे आएगा, फेशियल या पफिनेस दिखेगी, या रेज्ड आईसीपी होगा, या पेट में प्रेशर बढ़ेगा। 3-4 जगह ही एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे तो वहां जाएगा। तो ये सब नापना आना चाहिए, अंदाजा लगाना आना चाहिए, क्लिनिकल असेसमेंट आना चाहिए कि मुझे मेरा फ्लूइड ज्यादा ना हो मरीज को। फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फ्लूइड देना एक अलग बात है, लेकिन फ्लूइड से फायदा कार्डियक आउटपुट को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फ्लूइड तो दिया, लेकिन क्या उसका 15% से ज्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना होता है। अल्टीमेटली तो आप शॉक में कार्डियक आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं ना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो ये फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस के लिए देखा जाता है। पहले जो पैमाने थे वो स्टैटिक पैमाने थे, जैसे सीवीपी नापना, पल्स कैपिलरी वेज प्रेशर नापना, राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को नापना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक एरिया को नापना, ग्लोबल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को नापना, या इंट्राथोरेसिक ब्लड वॉल्यूम। ये लेफ्ट साइड में जो ब्लू वाले सेगमेंट है, ये सब पुराने पैमाने हैं, ये अब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते। मुझे फ्लूइड देने के बाद जो रिस्पॉन्स देखना है उसके लिए अब जो पैमाने माने जाते हैं वो राइट साइड है, ये डायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, इनको माना जाता है। अगर आप इंटेंसिव केयर में काम करते हैं, आईसीयूज में काम करते हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो निरंतर इन पैमानों को देखते हैं, तो ये पैरामीटर जो राइट साइड में दिखाए गए हैं अब इनको माना जाता है, ठीक है। आप अगर इनको कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जानकारी रखिए कि इन पैमानों के बेस पे आप फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस को आजकल चेक करते हैं। मैंने कहा फ्लूइड ओवरलोड, लोड देना है
लेकिन ओवरलोड नहीं करना है मरीज को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फ्लूइड देना है लेकिन ओवरलोड नहीं करना है। तो मुझे कैसे पता लगेगा ये ऑप्टिमल रेंज क्या होती है? तो पहली बात, मुझे क्या नहीं चाहिए? फ्लूइड देने का रीजन इसलिए क्योंकि पेशेंट हाइपोपरफ्यूज हो रहा है, पेशेंट का ऑर्गन डिस्फंक्शन है, पेशेंट के एडवर्स आउटकम्स आ रहे थे, तो मुझे ये तो चाहिए नहीं, तो मुझे फ्लूइड देना है। लेकिन फ्लूइड देने के बाद, क्योंकि मैं हाइपोवोलीमिया टैकल करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं हाइपरवोलीमिया नहीं चाहता, इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस मैंने जैसा कि बताया, एडिमा आएगा, ऑर्गन डिस्फंक्शन और ज्यादा बढ़ने लगेगा, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो लोड देना है, कैलकुलेटेड देखना है, फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस देखना है, डेली फ्लूइड बैलेंस, क्यूमुलेटिव फ्लूइड बैलेंस, ओवरलोड के फीचर्स को सबको देखना पड़ेगा, तब जाके डिसाइड कर पाएंगे कि वाकई मेरे पेशेंट के लिए सही हुआ कि नहीं हुआ। इसका एक इजी पैमाना होता है यूरिन आउटपुट, लेकिन ये यूरिन आउटपुट तभी हेल्पफुल होता है जबकि आपने उस पेशेंट को लैसिक्स नहीं दिया हो, या उस पेशेंट का वो पेशेंट एन्यूरिक ना हो, या वो डायलिसिस डिपेंडेंट ना हो, तभी वो यूरिन आउटपुट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो क्या मैंने बोला, यूरिन आउटपुट पुअर मैन्स कार्डियक आउटपुट मार्कर है, लेकिन वो 3 जगह पे काफी नहीं होता। जब आपने लैसिक्स दे दिया तो वो पैमाना नहीं मान सकते। दूसरा, अगर वो पेशेंट ऑलरेडी एन्यूरिक है, रीनल फेलियर में ऑलरेडी शट इन गया हुआ है, आप उसको डायलिसिस पे ले जा रहे हैं, तो वो यूरिन आउटपुट के पैमाने पे आप उसका कार्डियक आउटपुट को रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सब जगहों पे आप उसको कर सकते हैं कि पेशाब अच्छा आ रहा है तो फ्लूइड अच्छा जा रहा है पेशेंट का। ठीक है, वैसोएक्टिव, कौन सा वैसोएक्टिव एजेंट यूज करेंगे? नॉरएपिनेफ्रिन होती है ड्रग ऑफ चॉइस आपकी, फर्स्ट एजेंट आपको यही लेना है जिससे कि ब्लड प्रेशर आप 60 to 65 mmHg को अचीव कर सके। अगर नॉरएपिनेफ्रिन अवेलेबल नहीं है, नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनालिन होता है, अगर नॉरएपिनेफ्रिन अवेलेबल नहीं है तब आप एपिनेफ्रिन की तरफ जा सकते हैं। रिफ्रैक्टरी शॉक, यानी आपने फ्लूइड दिया, ब्लड प्रेशर नहीं अचीव हुआ, या फ्लूइड देने पे उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, तो आपको नॉरएपिनेफ्रिन ऐड करना पड़ेगा कि मीन आर्टरियल ब्लड प्रेशर 60-65 अचीव कर लें। अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे, ये करने के बावजूद भी, तब आपको स्टेरॉइड्स की पॉसिबिलिटी बनती है लेने की। लो डोज स्टेरॉइड्स ले सकते हैं। लो डोज स्टेरॉइड्स का मतलब होता है 24 घंटे में 200 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन। आप बोलस नहीं देते हैं, इसको यूजुअली इन्फ्यूजन फॉर्म में बेटर माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास इन्फ्यूजन पंप नहीं है तो 50 मिलीग्राम 4 बार देने के लिए ऑर्डर डालिए। 50 मिलीग्राम क्यूआईडी 4 से 5 दिन तक आराम से दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है देने के लिए। अगर आपके पास इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी ये शॉक तब भी रिकवर नहीं कर रहा है, तो एक और एजेंट होता है, उसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन आप ऐड कर सकते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के साथ रिफ्रैक्टरी शॉक की स्टेटस में। वेसोप्रेसिन केवल 2 कंडीशंस में आप मत दीजिएगा। एक, जब पेशेंट को ऑलरेडी कार्डियक रिलेटेड इस्कीमिया वाली प्रॉब्लम्स हो, या पेशेंट को स्प्लैंक्निक इस्कीमिया के फीचर्स हो, या पेशेंट की एज ज्यादा हो, क्योंकि इन सब पेशेंट्स में खून की धमनियों को ये पिचकाएगा और ब्लड फ्लो इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो आप वेसोप्रेसिन इन 3 कंडीशंस में मत दीजिएगा, वरना आप वेसोप्रेसिन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये सिक पेशेंट है, इसमें बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी आपको मैनेजमेंट में करने पड़ेंगे। इसमें सारे जो ग्रीन वाले हैं, ये सब कुछ आपको हो सकता है करना पड़े। ये पेशेंट आईसीयू के अंदर जाएगा क्योंकि ये शॉक का पेशेंट है। आप रेगुलरली अगर स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स जो भी लिखे हुए हैं इस सब में जाएंगे। तो ये, अब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको, वेसोप्रेसर्स मैंने बता दिया, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, वेसोप्रेसर। आपको एंटीबायोटिक्स यस हो सकता है आपको देना पड़ेगा। फ्लूइड्स में आपने सेवरल लीटर्स, हो सकता है आपको कई बार ज्यादा पानी देना पड़े अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसमें कोलॉइड के लिए टिक है, क्योंकि ये वेस्टर्न है, इंडिया की कंट्री में कोलॉइड को इतना आराम से, इतना महंगा है, 1 तोले सोने के बराबर इसकी कॉस्ट आएगी, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको यूज करना है। हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम क्रिस्टलॉइड की तरफ जाएंगे। स्टार्च के लिए मना है और हाई क्लोराइड कंटेनिंग फ्लूइड्स के लिए मना है, यानी बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशंस के लिए देंगे। ठीक है, फीडिंग, अगर एंट्रल फीडिंग है बेटर है, क्योंकि अगर ये आईसीयू के अंदर जा रहा है तो उसको फीडिंग रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे। तो राइल्स ट्यूब अगर डला हुआ है तो एंट्रल फीडिंग जल्दी प्रमोट करेंगे, देर में नहीं, जल्दी प्रमोट करेंगे। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी, अगर आपको ब्लड शुगर वगैरह का प्रॉब्लम्स है, मेंटेन नहीं हो रहा, 2-3 बार ब्लड शुगर करने पे हाई रेंज आता है, तो इंसुलिन थेरेपी भी आती है। और लंग प्रोटेक्टिव, अगर वो वेंटिलेटर, ये मेरा नेक्स्ट सेक्शन आएगा प्रेजेंटेशन में, अगर आपको लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन अभी बताएंगे क्या होता है, और यूरिनरी कैथेटर आपको डालना पड़ेगा। ये सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि एक सिक पेशेंट के लिए आपको करने पड़ते हैं।
अगर इस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, आपने सब कुछ किया, सब कुछ चल रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो जितना भी ये येलो पोर्शन है, ये नॉर्मल एल्गोरिदम आपको दिख रहा है। तो अगर इस पेशेंट को, ये कोविड-19 पेशेंट है, सस्पेक्ट है, अगर इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, पहला काम है कार्डियक अरेस्ट करने के लिए एकदम से कूदे नहीं, बिना पीपी गाउन किट के कार्डियक अरेस्ट को मैनेज करने के लिए जल्दी है, इसलिए कूद ना जाएं। ध्यान रखें ये पैंडेमिक है, ये इमरजेंसी नहीं है, ये पैंडेमिक है। अपनी सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले गाउन किट सब अपना पहने, सीपीआर करने के लिए जरूर जाएं अगर जरूरत है। पुट ऑन द फुल पीपीई, FFP3 मास्क, डबल ग्लव्स, गाउन एंड वाइजर, ठीक है। इवन इन अ प्रिज्यूम्ड हाइपोक्सिक अरेस्ट, स्टार्ट विद द चेस्ट कंप्रेशंस। तो चेस्ट कंप्रेशंस पहले हैं, एयरवे नहीं आ रहा है, देखिए जो नॉर्मल टिपिकल होता है इसमें भी चेस्ट कंप्रेशंस हैं। अवॉइड रेस्क्यू ब्रेथ्स, आप नॉर्मली वेंटिलेट करके आप उसको रेस्क्यू ब्रेथ्स देने के लगते हो, या आप माउथ टू माउथ करने लग जाते हो उसको रेस्क्यू ब्रेथ। कृपा करके इस प्रोसीजर को अवॉइड करें अपने इन मरीजों के लिए, ये कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। फील फॉर द पल्स बट डोंट लिसन, क्योंकि जब आप लिसन करेंगे स्टेथोस्कोप से तो आप उसके सीने के और पास में जाएंगे और वो सांस ले रहा होगा, वो आपकी ब्रेथ उसके ब्रेथ में साथ मिलने का रिस्क रहता है। तो स्टेथो लगा के ये सब काम ना करें, जल्दी इंट्यूबेट कर लें अगर आप कर सकते हैं और आपके पास साधन है। इफ नीडेड 2 पर्सन से करें, बैग वॉल्व से आपको मैनुअल वेंटिलेशन करना है तो सिंगल ना करें, 2 लोग करें, जिससे कि कोऑर्डिनेटेड कर सकें, बहुत पास अपने आप को मरीज के ना ले जाएं। फिर अगर आपको डिफिब्रिलेट करना पड़ता है, शॉक रिदम अगर करना है तो जल्दी करें, वेट ना करें, अगर रिदम एबनॉर्मल हो रही है तो जल्दी करें। अर्ली जितना जल्दी आप सर्कुलेशन को रिस्टोर करेंगे, ये प्रिवेंट कर सकता है आपका एयरवे के लिए, आपको मैनेज करने के लिए। और नीचे इसके आएंगे तो मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन, अगर इंट्यूबेशन की जरूरत है तो सबसे एक्सपीरियंस जो आपके अंदर टीम में मेंबर हो वो ही इंट्यूबेट करे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब इंट्यूबेशन करने वाले सीखने के लिए आने जाते हैं, अच्छा तू ट्राई कर ले, अच्छा तुम ट्राई कर ले, तू ट्राई कर फिर मैं आता हूँ, ये बिल्कुल ना करें इस मरीज के अंदर। आपका इंट्यूबेशन जो सबसे एक्सपीरियंस है, जो एक बार में इंट्यूबेट कर सकता है, उसी को अटेम्प्ट करने दें। इसमें हिट एंड ट्राई ना करें प्लीज इस पेशेंट्स में। और जब कार्डियक अरेस्ट के बाद में आपने सारा रिकवरी सीक्वेंस कर लिया, आफ्टर द अरेस्ट रिमूव द पीपी एज पर द डॉनिंग एंड डॉफिंग इंस्ट्रक्शंस, throw away all the disposable equipments, clean the other equipments with chlorine clean wipes, chlorhexidine clean wipes, orange top bottles वाले होते हैं, अलग होते हैं। All rubbish should be double bagged and taken to the COVID bin by a porter। ये एक सीक्वेंस है जो कि हमने ऐड किया है, जैसे जैसे लोग जानना चाह रहे थे हमने और इंफॉर्मेशन इसमें ऐड की है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कुछ चीज नहीं क्लियर हो तो आप अभी पूछ लें।